हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी की नवंबर 23 की सीए फाइनल की प्रिपरेशन जोरों शोरों पे चल रही है और इसी को थोड़ा सा और पावर अप करते हैं। आखिरी के एक महीने में एफआर और ऑडिट में हमें कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए बेस्ड ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूट एग्जाम्स एंड पैटर्न्स, टॉपिक्स विच आर मोस्ट लाइकली टू बी आस्क्ड इन योर नवंबर 23 एग्जाम्स। पहले एफआर से शुरुआत करते हैं। इसे आप एबीसी कह सकते हैं और ये एक साइंटिफिक एबीसी है क्योंकि व्हाट आई हैव डन इज आई हैव जस्ट प्लॉटेड राइट फ्रॉम नवंबर 2019 टू मई 2023 इंस्टीट्यूट के इन पास्ट अटेम्प्ट्स में कौन से पर्टिकुलर इंडेस या चैप्टर से कितनी बार सवाल पूछे गए। तो मैंने पिछले 7 अटेम्प्ट का एनालिसिस किया है आपके लिए और इस एनालिसिस में आप देखेंगे 7 आउट ऑफ 7 एग्जाम्स में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स 115 इसके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ये तो बताने की बात ही नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज डेफिनेटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आपको इसको बहुत सॉलिड तरीके से करना चाहिए। पर सर ये तो अपने आप में बहुत ज़्यादा वाइड है, इसके अंदर किन चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए? ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हिस्टोरिकली जो ज़्यादा रेलेवेंट है इन पर्टिकुलर चैप्टर में। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का आप 4 मार्क का कोई एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन, या कोई नॉन फाइनेंशियल आइटम कॉपर खरीदा और इस तरह कि कोई नॉन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीदी तो क्या ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होगा या नहीं होगा, उस तरह के क्वेश्चन इंडेस 32 से रिलेटेड ये। बाकी ज्यादातर क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप के आते हैं, हेंस दे आर बेस्ड ऑन 109 जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड है इंक्लूडिंग कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग। ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला कंसेप्ट है हमेशा के लिए। देन फेयर वैल्यू मेथड्स आप देख लें, ऑफ लेट एज सच पूछना शुरू किया इंस्टीट्यूट ने। मॉडिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड लाइबिलिटी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। रिक्लासिफिकेशन बहुत समय से नहीं आया है इसलिए मुझे लगता है इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो इज रेगुलर वे परचेज सेल एंड देन डेरिवेटिव, एम्बेडेड डेरिवेटिव, पर्टिकुलरली एम्बेडेड डेरिवेटिव्स। देन कंसोलिडेटेड बिजनेस कॉम्बिनेशन में कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस ही आते हैं। तो अगर आप यहाँ पर कंफर्टेबल हैं सब्जेक्ट से तो सबसे पहले आप कंसोलिडेशन में बैलेंस शीट कंसोलिडेशन पे फोकस करो। पी एंड एल, कैश फ्लो वगैरह साइड रख दीजिए। बैलेंस शीट कंसोलिडेशन में सारे एडजस्टमेंट्स एक बार अच्छे से रिवाइज करो और फिर जितने भी आपके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस एक बार प्रैक्टिस कर लो। यहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर अप्रोच फॉलो करना चाहें इस स्टेज पे तो कर सकते हो आफ्टर रिवाइजिंग व्हाट आई जस्ट सेड। लेकिन मेरा स्ट्रॉन्ग सुझाव है कि जेवी एसोसिएट और डी रिकग्निशन के पूरे कॉन्सेप्ट 100% कवर करना। जेवी एसोसिएट में 6 से 8 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में जेवी एसोसिएट आ जाए और शॉर्ट मार्क्स होंगे क्योंकि छोटा टॉपिक है, बट वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस कुछ भी आ सकती है। बिजनेस कॉम्बिनेशन में कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन, रिवर्स एक्विजिशन और एक्सेप्शंस, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन यानी जहां पे नॉर्मल रूल कि हम चीज़ों को एज पर एक्वायरर क्लासिफाई करते हैं, फेयर वैल्यू पे मेजर करते हैं, उसके अलावा वाली चीज़ें। देन कमिंग ऑन टू 115, I particularly feel any question which is relating to transaction price or allocation of transaction price is most important, जिसमें नॉर्मली आपको या तो फिक्स्ड वेरिएबल कंसिडरेशन दिए जाएंगे, बोलेंगे इसमें ट्रांजैक्शन प्राइस क्या होगी, और उसका एक जो कॉमन क्वेश्चन होता है वॉल्यूम डिस्काउंट्स वाला वो हो सकता है, या फिर मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है और आपको अलोकेट करना है ट्रांजैक्शन प्राइस को टू रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस, वो वाला। वेरिएबल कंसिडरेशन प्लस जो आखिरी में स्पेशल इश्यूज दिए हुए हैं मुझे लगता है पर्टिकुलरली आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि पर्टिकुलरली स्पेशल इश्यूज के ऊपर क्वेश्चन कुछ समय से पेंडिंग है। एज एन आए हैं, नॉट दैट नहीं आए, बट देन दिस इज माई एक्सपेक्टेशन। तो इन पे आप ज़्यादा फोकस करिए, इन टॉपिक्स पे विद इन दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कंसोलिडेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन और 115 के। इसके अलावा कोई भी ऐसा इंडेक्स नहीं है जो 7 अटेम्प्ट में पूछा गया है या 6 अटेम्प्ट में भी पूछा गया है। 5 आउट ऑफ 7 में इंडेक्स 108 विच इज सेगमेंट रिपोर्टिंग, जिसके ऊपर पिछली बार ही क्वेश्चन आया था, पर ऐसा हुआ है पास्ट में भी कि बैक टू बैक मल्टीपल अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया।
कई बार स्टूडेंट बोलता है सेगमेंट रिपोर्टिंग तो मिसलेनियस कैटेगरी का होगा, कभी भी नहीं। अगर आप ये साइंटिफिक एनालिसिस देखोगे तो देखो लास्ट टाइम ये येलो जो भी किया है वो May 23 में पूछा है, इसलिए येलो किया है। नहीं भी था तो भी ये 4 आउट ऑफ 6 अटेम्प्ट्स में था। तो बैक टू बैक भी आता है तो इग्नोर नहीं करना है। 102 शेयर बेस्ड पेमेंट और लीजेस। इनफैक्ट ये आप समझ लो दोस्तों कि इन टॉपिक्स को आपको आइडियली हमेशा ए कैटेगरी मानना चाहिए। एफआर जैसे पेपर में जहां हमें स्कोर करना है, इन टॉपिक्स पे हमारा फोकस थोड़ा भी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इतने ज्यादा लेंथी टॉपिक्स नहीं है। आई वुड सजेस्ट कि आप इस पे पूरे पे फोकस करें, बट फिर भी अगर आपको 108, 102, 116 में सिलेक्टिवली इंपॉर्टेंट एरियाज चाहिए, वी कैन बेसिकली डिस्कस दैट। शेयर बेस्ड पेमेंट में मुझे लगता है इक्विटी सेटल्ड और कैश सेटल्ड जो अल्टरनेटिव ऑप्शन दिया रहता है वो वाला प्लान, मॉडिफिकेशन और कैंसिलेशन इंक्लूडिंग कैंसिलेशन यानी बायबैक जैसी अकाउंटिंग जो होती है, मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस ग्रुप प्लान। ये 3 चीज़ों पे फोकस करना शेयर बेस्ड पेमेंट पे। 108 पे रिपोर्टेबल सेगमेंट कैसे निकालते हैं और उसके डिस्क्लोजर्स। जब भी क्वेश्चन आया इसी के ऊपर आया है, कुछ नया आ जाए इस बार तो बात अलग है, अदरवाइज दिस इज मोर और लेस फिक्स, यही पूछते हैं। कमिंग ऑन टू 116 लीजेस, मॉडिफिकेशन, रीमेजरमेंट और सेल और लीज बैक, ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर आए हुए हैं। इसके नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर। मेरा सुझाव है आप ऑपरेटिंग लीज फॉर लेसर बहुत अच्छे से करें, प्लस जो भी एक्सेप्शंस टू द नॉर्मल रूल है वो वाले। एनी चीज तो आप क्या फोकस करोगे लीज के अंतर्गत, डेफिनेशन जो इनिशियल पोर्शन है उस पर कम करेंगे चलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन और रीविजन रीमेजरमेंट अकाउंटिंग, लेसर की बुक्स में ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग, मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर है तो उसकी अकाउंटिंग यूजीआरवी वाला क्वेश्चन, और इन सब के अलावा अकाउंटिंग विथ रिस्पेक्ट टू सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन, ऑल पॉसिबिलिटीज, ज्यादा पे सेल किया, कम पे सेल किया, ऑपरेटिंग लीज बैक, फाइनेंस लीज बैक, सब कुछ ये आपके लिए डेफिनेटली 116 इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज समथिंग विच यू कैन कवर। यूट्यूब पर सबके रिवीजन वीडियोस मेरे अवेलेबल है, आप देख सकते हो वहां से। मैराथन भी अवेलेबल है पिछले ये पर्टिकुलर अटेम्प्ट की, नथिंग हैज चेंज्ड मच, सो यू कैन रेफर दैट एज वेल। शेड्यूल 3 इंडेस 1 मैं हमेशा से कहता हूं दिस इज अ क्रिटिकली इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका क्वेश्चन कंपलसरी में आ जाता है। ये 4 आउट ऑफ 7 अटेम्प्ट यानी मोर ऑफन देन नॉट इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। सरप्राइजिंगली एग्रीकल्चर भी इस कैटेगरी में आता है, इन्वेंट्री भी इस कैटेगरी में आता है, पर इन तीनों के ऊपर पिछले अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछे जा चुके। लास्ट अटेम्प्ट में 33 और 36 पे क्वेश्चन नहीं आया था, तो मैं पर्टिकुलरली इन दोनों स्टैंडर्ड्स को इन अटेम्प्ट के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगराइज करूंगा, इम्पेयरमेंट और ईपीएस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इम्पेयरमेंट। शेड्यूल 3 इंडेस 1 में नॉर्मली एक तो ब्रीच ऑफ लोन कन्वीनियंट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, करंट नॉन करंट में भी आ सकता है, बहुत टाइम से ऐसे आता नहीं है ये, प्लस जो रिसेंट अमेंडमेंट्स हुए थे डिस्क्लोजर्स के 2021 में, 2 साल हो गए उसको भी, वो ऑफसेटिंग मटेरियलिटी, प्लस जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस होते हैं वो फुल फ्लेजेड, जिसमें बेसिकली करंट नॉन करंट प्रेजेंटेशन सब कुछ आ जाता है। ये पूरा ही आ गया क्या? जिन्होंने पूरा पढ़ा है चैप्टर वो समझते हैं कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंदर दी हुई है। सिमिलरली लेट्स कम टू दी असेट रिलेटेड टॉपिक्स, जिसमें आपके स्टैंडर्ड्स विद रिस्पेक्ट टू 36 इम्पेयरमेंट आ जाता है। मेरे हिसाब से इसमें कुछ भी आपको स्किप नहीं करना चाहिए, एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, द होल स्टैंडर्ड, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इट, शुरू से लेके आखिरी तक का कुछ भी स्किप ना करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट। टॉकिंग अबाउट एक रफ क्लासिफिकेशन दिया, अगर आप इन्वेंट्रीज में जाओगे तो कन्वर्जन कॉस्ट वाले जो क्वेश्चन आते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, अलोकेशन ऑफ कॉस्ट, वेरिएबल और फिक्स्ड, वो वाले, यानी फिनिश गुड्स की कॉस्ट निकालने वाले, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग वाले, और एनआरवी रिलेटेड, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एंड देन इसके बाद में इफ यू गो टू 33 विच इज़ योर अर्निंग पर शेयर, डाइल्यूटेड ईपीएस, प्लस जितने भी स्पेशल इश्यूज और बोनस शेयर्स। चलिए, देन द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज बेस्ड ऑन द पास्ट पैटर्न विच वी एक्सपेक्ट टू फॉलो। तो 16 आपका पीपी, नॉट वेरी फ्रीक्वेंटली आज, तो ये सारे टॉपिक्स लेस
ऑफन देन नॉट पूछे गए। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं इन दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स, तो ये सब आपको रिलेटिव सेम लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस आप मानिएगा। आप इस पर्टिकुलर एबीसी से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इंटरप्रेट करना। बीच में एक दिन हमने गूगल मीट सेशन लिया था एबीसी के ऊपर, हम लोग स्टूडेंट से डिस्कस कर रहे थे, तब मैंने ये सवाल पूछा था, आप लोग भी, आपको समझ में आता है तो चैट में बताओ। जब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि क्या एबीसी वर्क करता है और मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जिसमें येलो कलर से मैंने मार्क करी है वो सारी चीज़ें जो पिछली एग्जाम में आई थी, तो इससे क्या इंटरप्रिटेशन निकल रहा है, पॉज करो और मार्क। इससे इंटरप्रिटेशन निकलता है, देखो कि आप, अगर मैं लास्ट अटेम्प्ट्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करूँ तो कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है या कैटेगरी नहीं है जिससे क्वेश्चन नहीं आए। इंडेस 24 और 37, पिछले 2 अटेम्प्ट से मैं बोल रहा था कि कुछ ऐसे इंडेस है जिसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने पिछले 5-6 अटेम्प्ट से क्वेश्चन पूछे नहीं, जिसमें एक इंडेस 10 आता था, 37, 24 आता था, बैक टू बैक 10 पर क्वेश्चन आए, 24 पर और 37 रिलेटेड पार्टी और प्रोविजन कंटिजेंट लाइबिलिटी, इनके ऊपर 6 अटेम्प्ट तक क्वेश्चन ही नहीं आया था पिछले अटेम्प्ट में। तो कई स्टूडेंट जिन्होंने पिछला अटेम्प्ट देखा होगा, दिया होगा, उन्होंने देखा होगा पेपर पैटर्न पिछले पास्ट एग्जाम पेपर पैटर्न से काफ़ी डिफरेंट रहा। क्यों रहा, उसका कारण बस इस एक स्लाइड में आपको समझ में आ गया। वो जो पिछले 6 अटेम्प्ट में नहीं पूछे हुए थे वो भी पूछे, जो पिछले 6 अटेम्प्ट में एक बार पूछे थे वो दूसरी बार भी पूछे, पिछले 6 अटेम्प्ट में 3 बार पूछे थे चौथी बार भी पूछे। आप देखो हर कैटेगरी में से आपको कुछ कुछ स्टैंडर्ड्स मिलेंगे। तो आप ये समझ लेना दोस्तों कि आपका टारगेट क्या है, उसके हिसाब से आप इसे फॉलो करना। तो रादर ट्रीट दिस एज अ प्रायोरिटी लिस्ट। व्हेन यू आर स्टडिंग, हाउ शुड यू प्रायोरिटाइज। मेरे हिसाब से अगर आप मुझे पूछोगे तो मेरी प्रायोरिटी रिवीजन के दौरान क्या होना चाहिए, सबसे पहले मैं शेड्यूल 3 रिवाइज करूं, जिसके साथ में मैं इंडेस 1 भी साथ साथ में कर लूं। इसके अलावा क्योंकि नए सिलेबस में रोड मैप ऐप किया है, हालांकि अपन अभी नए सिलेबस में नहीं है, ओल्ड में, पर उसका चैप्टर ऐड हुआ है, तो एक बार वो भी देख लीजिए। पूछा नहीं गया है सच, बट फिर भी आई वुड सजेस्ट। इसके बाद में यू शुड गो टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, देन यू शुड स्टडी कंसोलिडेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने आपको समझाया। ये करते से ही आपको 115 और 116 कर लेना है। इसके बाद आपके सारे असेट रिलेटेड करिए, फिर आप इनकम एक्सपेंस रिलेटेड करिए, उसके बाद आप डिस्क्लोजर रिलेटेड करिए। तो आप देखो फर्स्ट टाइम अडॉप्शन जैसे पिछले 7 अटेम्प्ट में एक ही बार आया है, तो ये सबको आप थोड़ा पीछे रख सकते हो सकता है इस बार आ भी जाए, बट देन द काइंड ऑफ एफर्ट विच यू विल पुट फॉर दीज स्टैंडर्ड्स वुड बी रिलेटिवली टू हाई। इंटेंजिबल एसेट्स अनलाइकली, ये सब थोड़े से अनलाइकली काइंड के स्टैंडर्ड्स होते हैं, बट आप इसके बेसिस पे सिर्फ प्रायोरिटाइज कर दो। फिर आपका टारगेट कितने मार्क्स स्कोर करने का उसके हिसाब से डिसाइड करो। मैंने आपको क्या बता दिया है कि अब अपन कम समय में ज़्यादा स्कोर करने के लिए कैसे किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करके तैयार कर सकते हैं, बाकी को छोड़ने की बजाय स्किम थ्रू एक बार देख लीजिए। आई थिंक दिस हेल्प्स यू टू गो थ्रू दी एफआर। डिटेल्ड एनालिसिस की शीट यहाँ पर अवेलेबल है, आप खुद इसको सेल्फ पढ़ के देख सकते हो। मेरी तरफ से मैंने आपको, अज्यूमिंग कि आप एफआर में क्या करोगे, लास्ट 5-7 डेज बिफोर द एग्जाम तैयारी शुरू करोगे एफआर के लिए, वो टाइम अलोकेट किया होगा। तो डे ऑफ द एग्जाम से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले क्या करना चाहिए ये दिया हुआ है। ये सब कुछ टेलीग्राम पर शेयर है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। दिस काइंड ऑफ कंप्लीट्स योर डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू एफआर। नाउ वी विल मूव ऑन टू ऑडिट। ये मेरी तरफ से कुछ लास्ट एग्जाम से पहले की समरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। ये आपको यहाँ पे मैंने आईसीआई का सिलेबस भी दे दिया, जस्ट इन केस इफ यू वांट टू क्रॉस रेफर इट। चलिए ऑडिट के एबीसी पर आते हैं। उससे पहले एक छोटी सी बात, मैं आपको एक बहुत ही सॉलिड ट्रिक देता हूं दोस्त, आपको बहुत काम आएगी। आखिरी 1 महीने में ये जादुई स्वागत साबित हो सकती है। आप नवंबर 2020 से लेके अभी तक के, उससे पहले क्या रहने देना, सारे एग्जाम पेपर्स के प्रिंट आउट और उसके पीछे सजेस्टेड आंसर के प्रिंट आउट। क्वेश्चन पेपर ऊपर अलग से होना चाहिए, ऐसा नहीं सीधे सजेस्टेड आंसर का प्रिंट आउट लगा दिया। अब इस स्टेज पर जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट शुरू करो तो आप सबसे पहले नवंबर 2020 से अभी तक के सारे पेपर्स को एक बार गो थ्रू कर।
फिर रिवीजन शुरू करना। आपका लेज़र शार्प फोकस के साथ रिवीजन होगा, क्योंकि आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ें, किस तरह के सवाल आते हैं, सवालों में क्या चीज़ें पूछी जाती है। क्या मैं एफआर पढ़ रहा हूँ तो मुझे जर्नल एंट्रीज पे फोकस करना है? क्या मैं एफआर पढ़ रहा हूँ तो जर्नल एंट्रीज में लेजर अकाउंट्स जो यूज किए जा रहे हैं उनके नाम पे मैं फोकस करूँ? क्या रीजनिंग आती है? क्या थ्योरी वाले क्वेश्चंस हमें थ्योरी लिखने के लिए, प्रैक्टिकल में क्या थ्योरी लिखने की जरूरत पड़ती है? क्या इंस्टीट्यूट लिखता है? बहुत सारे ऐसे सवाल जब तुम पढ़ोगे ना, वो क्वेश्चन तुम्हारे मन में आएंगे। ये सब डिस्कस्ड है, बट री इन्फोर्स करना पड़ता है। तो तुम पीछे सजेस्टेड आंसर पलटा के देखोगे तो तुमको रियलाइज हो जाएगा। फिर जब तुम रिवाइज करोगे उस फोकस के साथ करो। इसके साथ में पिछली 3 आरटीपीस, और अगर चाहो तो ऑप्शनल है इस अटेम्प्ट की, पिछले अटेम्प्ट की और उससे पिछले अटेम्प्ट के मॉक टेस्ट पेपर्स। एमटीपी इस अटेम्प्ट की छोड़ भी दोगे तो चलेगा, क्योंकि पेपर सेट हो जाते हैं एमटीपी बनने से पहले। तो बहुत ही कोइंसिडेंस वाला मैटर है कि एमटीपी के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में अभी पूछे जाएंगे। तो पिछले 2 अटेम्प्ट की 2-2 मॉक टेस्ट पेपर सीरीज, पिछले 3 अटेम्प्ट इंक्लूडिंग द करंट अटेम्प्ट की आरटीपी, और नवंबर 20 से लेके अभी तक के सारे क्वेश्चन पेपर और सजेस्टेड आंसर सारे सब्जेक्ट के एक फाइल में या 2 फाइल में पंच करके आप रख लो। इसको अवेलेबल कराने के लिए कुछ मेहनत नहीं करना है। मैं टेलीग्राम पे आपके साथ एक जिप फोल्डर शेयर करूंगा जिसमें जो चीज़ें बोली है सब सारे सब्जेक्ट की, सिर्फ एफआर ऑडिट की नहीं, सबकी अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे। अब आते हैं अपन दोस्तों ऑडिट में। सबसे पहले मैं आपको ऑडिट में एक इंस्टीट्यूट का चैप्टर वाइज पेपर पैटर्न बता देता हूँ, मार्क्स पैटर्न कितना है। वंस अगेन फ्रॉम नवंबर, इनफैक्ट मई 19 से है यहाँ पे हमारे पास, मई 19 से लेके मई 23 तक स्टैंडर्ड्स के ऊपर आप एवरेज देखोगे तो 20 to 25 मार्क्स का वेटेज है। प्लानिंग स्ट्रैटेजी नॉट रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बट मई 23 में नहीं आया। तो ये स्टार रेटिंग इज, यू कैन से ABC, नो डाउट। एसेज आपके 3 स्टार होते हैं, बट नॉट ऑल ऑफ देम, सिलेक्टिव, अपन डिस्कस करेंगे। रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल एक चैप्टर, इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन तय, पूरा अच्छे से करो। ऑटोमेटेड 2 स्टार आप दे दीजिए, 3 स्टार दे दीजिए। इसको आप 3 स्टार देना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो उस सेंस में आपके लिए 3 स्टार है, बट देन दिस इज मगिंग अप, तो इसमें अपन थोड़ा सा फोकस स्टडी कर सकते हैं। कंपनी ऑडिट 2 स्टार कहाँ आता है सर? बेटा MCQ आ जाते हैं 10 मार्क के, तो इसे हल्के में नहीं लेना। ऑडिट रिपोर्ट ऐसे बेस्ड चैप्टर है। ऑडिट कमेटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पिछले 2 अटेम्प्ट से नहीं आया, तो मुझे पूरी उम्मीद है इस बार आना चाहिए, 3 स्टार इसलिए। नॉर्मली ऑडिट कमेटी का क्वेश्चन आता है तो CFS का नॉर्मली नहीं आता है, तो इसलिए 1 स्टार दिया है। बैंक ऑडिट लास्ट टाइम नहीं आया तो आएगा, क्योंकि पेपर पैटर्न देख के ऐसा लगता है कि हर बार आता है, हालांकि पिछली बार MCQ आ गया तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो नॉर्मली इसे 1 स्टार कैटेगराइज करता है स्टूडेंट, में कभी भी नहीं करता, क्योंकि जिन भी चैप्टर से MCQ आ सकते हैं उनको हमेशा ABC में A और B कैटेगरी में रखना चाहिए। आप सोचो इसकी थ्योरी नहीं आएगी, पर आप समझो मेजॉरिटी स्टूडेंट जो 40 से 50 के बीच में पास होते हैं दोस्तों, उनके 20 to 25 मार्क्स MCQ में आते हैं। मेजॉरिटी क्रॉस पैन इंडिया की बात कर रहा हूँ, यानी MCQ से तो आप क्लियर करोगे ऑडिट का पेपर, और थ्योरी से आप स्कोर करोगे ऑडिट के पेपर में। तो क्लियर करने के लिए जो चैप्टर मस्ट है उस पर वेटेज कभी कम नहीं करना चाहिए। रिमेंबर माई गाइडेंस। इंश्योरेंस 1 स्टार बिकॉज प्रीवियस टाइम में आया था, बैंक नहीं आया था, तो शायद इस बार बैंक आए, तो इंश्योरेंस रिलेटिवली कम इंपॉर्टेंट हो सकता है। NBFC 1 स्टार, बट इसमें अमेंडमेंट आए हैं तो 3 स्टार होना चाहिए, बट जस्ट बिकॉज प्रीवियस टाइम में आया और इतना फ्रीक्वेंटली पूछते नहीं है इसलिए एक दिया है। टैक्स ऑडिट 3 स्टार, MCQ भी आ सकता है, क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 2 क्वेश्चन भी पूछे हुए एग्जाम में, एक ही इस पर्टिकुलर चैप्टर से। देयर इज अ ब्यूटीफुल वीडियो ऑन यूट्यूब ऑन टैक्स ऑडिट, 2 घंटे का, आप अच्छे से सुन लीजिए, 90% चांस है। और आप कमेंट्स में पढ़ोगे ना, बच्चों ने लिखा है जिसने ये 2 घंटे का वीडियो देखा होगा, दोनों क्वेश्चन पिछले अटेम्प्ट के सॉल्व कर पाया हो। PSU 1 स्टार, लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर पहले आता ही नहीं था, अब थोड़ा आने लग गया। ये चैप्टर आई नॉर्मली सजेस्ट आप इसको ABC में C कैटेगरी में डाल दो। ऐसा नहीं है इससे नहीं आता है, बट इसका कंटेंट इतना ज़्यादा है और इसमें से कहीं से भी कुछ उठा के पूछेंगे, विल रादर वांट टू कीप इट इन दी ऑप्शनल साइड। ये डेफिनेटली पूछते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन, कभी एक कभी दो, तो आप इसको देख लीजिएगा। डू नॉट गेट इनटू टू मेनी डिटेल्स इनटू इट। MCQ बेस्ड नहीं है, इन्वेस्टिगेशन वाला चैप्टर, तो एटलीस्ट आपको इतना पता रहे कि यार इस क्वेश्चन में इस तरह के आंसर है। सर क्या क्वेश्चन बैंक अप्रोच फॉलो करना चाहिए? आई विल कम टू दैट। पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू, मिनिमम 2 स्टार क्योंकि MCQ प्रोन है।
और एथिक्स तो ठीक है, ये तो हमारे लिए स्कोर का कारण बनेगा. दिस गिव्स यू अ फेयर आइडिया अबाउट द चैप्टर वाइज वेटेज. नाउ कमिंग ऑन टू मोर डिटेल एनालिसिस. तो ये देखिए, ये स्टार रेटिंग आपको मैंने दिया. पेपर के पैटर्न से मैं आपको इसे एक्सप्लेन करता हूँ कि ये किस तरह से होता है. तो दिस ब्यूटीफुल चार्ट विच इज अवेलेबल टू यू. वंस अगेन टेलीग्राम पे निकाल लेना, डाउनलोड कर लेना. हर अटेम्प्ट में आपको जो अभी मैंने आपको ग्राफ दिखाया उसी का ये 1 पेजर स्नैपशॉट अवेलेबल है. आपको कभी भी प्रायोरिटाइज करना है तो आप कर देना. तो आप ये समझ सकते हो कि भाई कोई भी पर्टिकुलर चीज़ है जो ऑन एन एवरेज 3 या उससे कम मार्क्स की आ रही है, तो आप उस पर अब सी कैटेगरी मान के रिलेटिवली उसको थोड़ा स्किप करके आप प्रिपरेशन कर सकते हो, अनलेस एंड अनटिल वो एमसीक्यू प्रोन है. तो उसके लिए ये चार्ट आपके लिए यूज़फुल है. ये आपका पूरा सिलेबस है इंस्टीट्यूट का 18 चैप्टर्स का. और यहाँ पे मैंने आपको लास्ट डे बिफोर एग्जाम का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी दिया है. एसएफएम वाले दिन में आके आपको क्या पढ़ना चाहिए. प्राइमरली यू शुड कवर अप एथिक्स, पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू एंड लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर. ये फिनिश कर दो बेयर मिनिमम में. सिर्फ एथिक्स पहले दिन किया ना, इतना लोड बढ़ जाएगा. देखो पिछले अटेम्प्ट में 2 दिन का ब्रेक था ऑडिट के पेपर में, इस बार 1 ही दिन का है. 9 मार्क की ग्रेस दी थी लास्ट टाइम इंस्टीट्यूट ने पिछले पेपर में, 9 मार्क्स की. तो पिछला पेपर पैटर्न में आपके मार्क्स अगर आपने दिया था तो ज़रूरी नहीं है आप वो उसे बेस बना लो, क्योंकि इस बार हो सकता है ग्रेस 3, 4, 5 मार्क की हो. नॉर्मली ऑडिट में होती है. तो आपने पेपर मंगाए होंगे तो आपको मालूम है मैं क्या कह रहा हूँ. उस सेंस में आप डे 1 सिर्फ एथिक्स नहीं करोगे दोस्तों, आपको कम से कम ये करना है. सेकेंड डे आपको क्या रखना चाहिए. तो मॉर्निंग आवर्स में 3 घंटे में आप पूरा ऑडिट कवर कर लेना, इंक्लूडिंग ऑडिट कमेटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस. फिर उसके बाद ऐसे बैंक ऑडिट और इन टॉपिक्स में हॉप अराउंड करना. बैंक, इंश्योरेंस, पीएसयू आखिरी के लिए रख. इंश्योरेंस पीएसयू हो गया ठीक है, नहीं हुआ ठीक है, बट बैंक आखिरी में करना ही है. और फिर कुछ स्पिल ओवर हुआ तो वो कर लीजिए. दिस इज द वे यू विल हैव टू काइंड ऑफ फोकस इन टर्म्स ऑफ बिटवीन दीज पर्टिकुलर डिफरेंट चैप्टर्स. अब व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू, क्वेश्चन बैंक अप्रोच काम आती है क्या. देखिए ये मई 23 पेपर का आपका एनालिसिस है. मई 23 का जो पेपर आया उसमें स्टडी मटेरियल से सिर्फ 4 क्वेश्चन आए, लेकिन आरटीपी, एमटीपी और पास्ट एग्जाम के 6 क्वेश्चन आए. टोटल 19 क्वेश्चन आते हैं सब मिला के. तो 10 क्वेश्चन इसमें से आए. पुराना आईसीआई का मटेरियल था, 3 क्वेश्चन उससे आए और 6 क्वेश्चन नए तरह के आए. 50% पेपर आपके, आप क्या कह सकते हो, 25% ऑलमोस्ट 20% पेपर स्टडी मटेरियल, 30% पेपर प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन आरटीपी और एमटीपी. नॉर्मली क्वेश्चन बैंक्स में आपको यही मिलेगा. मेजॉरिटी क्वेश्चन बैंक में हो सकता है आपको आरटीपी एमटीपी भी पूरी ना मिले. इसलिए स्टूडेंट ने बोला यार पेपर बड़ा ट्रिकी था, ऑडिट का क्वेश्चन आंसर्स जो हमने किए सब नए आ गए. मना ही नहीं है उस चीज़ में, बिल्कुल सही है उनका कहना, बट उतने भी नहीं. क्यों? क्योंकि आपकी क्वेश्चन बैंक में अगर 50% क्वेश्चन ही थे और बाकी सब नए थे तो डिफिकल्ट लगेगा. क्योंकि हम तो मानते हैं यार जब तक इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन का आंसर हो देखा हुआ तभी अपने को कॉन्फिडेंस आता है कि ये सही होगा. नहीं तो हमेशा डर लगता है कि इंस्टीट्यूट और तो कुछ नहीं चाह रहा था एटलीस्ट थ्योरी चैप्टर्स में ऐसे. थैंकफुली अपनी क्वेश्चन बैंक में आउट ऑफ दीज पर्टिकुलर क्वेश्चंस टोटल ऑफ 13 वर कवर्ड आउट ऑफ 19. 6 फिर भी नए क्वेश्चंस थे. हालांकि नए क्वेश्चंस में अगर आप देखोगे तो एथिक्स वाले भी क्वेश्चंस आ गए विच आर क्वाइट डूएबल. मेन जो प्रॉब्लम नए क्वेश्चंस की आती है वो स्टैंडर्ड्स में आती है, बाकी सब तो डायरेक्ट होते हैं. तो क्वेश्चन आंसर बेस्ड अप्रोच काम नहीं करने वाली ऑडिट में, क्योंकि आपका 50% थ्योरेटिकल का पेपर कहाँ से आ रहा है अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट नॉट फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक. और अगर अपनी क्वेश्चन बैंक की बात करें तो 6 आउट ऑफ 19 यानी 33% एटलीस्ट इन द प्रीवियस एग्जाम. सेकेंड, एमसीक्यूज आपके पूरे प्रिपेयर नहीं होंगे क्वेश्चन बैंक से, इसलिए ऑडिट में क्वेश्चन बैंक अप्रोच नहीं. क्वेश्चन बैंक सिर्फ इसलिए देखना है कि इस सवाल में इंस्टीट्यूट ये एक्सपेक्ट कर रहा है. तो पूरा पढ़ने के बाद क्वेश्चन बैंक जरूर स्किम थ्रू करना, क्योंकि एप्लीकेशन तभी आएगा. ये दोनों करोगे तब जाके मार्क्स आएंगे. तो ये इज अ सजेस्टेड वे इन टर्म्स ऑफ हाउ यू शुड गो अबाउट एंड स्टडी. मई 23 का आपका पेपर का एनालिसिस है. यू शुड यूज दिस पर्टिकुलर एनालिसिस. दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल. मैं ऐसे वाइज आपके इम्पॉर्टेंट आई हैव क्रिएटेड अ पर्टिकुलर चार्ट फॉर यू विच, जैसे एफआर में वैसे एसेज या अलग टॉपिक्स में भी दिया हुआ है कि इनमें क्या क्या चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है, वो भी मैं टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर कर दूंगा. ये सब प्रायोरिटाइज करने के लिए यूज़ कर लो, दम लगा के जोर ज़बरदस्ती के साथ.
जबरदस्ती हो या अपना जोर, चाहे कुछ भी हो, अब कुछ नहीं दिखना चाहिए, अब बस हमें मछली की आंख दिख रही है दोस्तों। इसका मतलब है रेजर शार्प फोकस के साथ अपने को नवंबर 23 एग्जाम्स क्लियर करनी है। आप सब ऑलरेडी जानते हो ओल्ड कोर्स का आखिरी अटेम्प्ट, हो सकता है रिजल्ट थोड़ा बेहतर आ जाए, हो सकता है अपन फ्री हो जाए इससे, ताकि आगे की मचमच झमेले से बाहर हो जाए। क्या नया इंस्टीट्यूट करेगा, क्या पेपर पैटर्न होगा, ये जो भी आपको तरीके लगते हैं इन सबसे थोड़ा एक्स्ट्रा पुश डाल दो दोस्तों। और फिर भी अगर आपको अंदर से पुश नहीं आए तो फिर एक चीज ध्यान रखो कि इस बार का रिजल्ट डे तो फैंटेसाइज करो और सोचो, एक उमंग जगाओ अपने अंदर, इररिस्पेक्टिव व्हाट इज हैपेंड, इस बार के रिजल्ट में आई एम गोइंग टू ब्रेक थ्रू। हो सकता है आपको लगे बहुत सारे आपके स्टूडेंट्स थे या फ्रेंड्स थे, इनफैक्ट स्टूडेंट्स नहीं जिन्होंने लास्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, यूज देम एज एन एग्जांपल, देयर हार्डवर्क पेड ऑफ। सर हमने भी दिया था पिछला अटेम्प्ट, हमने भी मेहनत करी थी उतनी, उनका हो गया हमारा नहीं हुआ। देयर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ लक इन्वॉल्व। रिमेंबर, एवरी स्टूडेंट हैज इट्स फेट, every copy has its fate. It is not 100% objective in terms of whether it is checking or assessment. कहीं ना कहीं एक luck factor होता है. It didn't work us for the previous exam. It definitely should work us in the next exam. Obviously, our probability of going that to in our favor is better. But अगर इन केस वो मेरे फेवर में नहीं भी किया तो भी मैं मेरे एक्स्ट्रा पुश के साथ क्या करूंगा, उसको काउंटर कर दूंगा, मिटिगेट कर दूंगा और शानदार रिजल्ट लेके आऊंगा। ऐसी शुभकामनाओं के साथ विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। वील स्टे कनेक्टेड थ्रू टेलीग्राम, वीडियोज ऑन यूट्यूब। एवरी रिविजन वीडियो is available in the Fast Education YouTube channel. You can refer though, whether it is for FR audit. स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप FR में जो क्वेश्चन बैंक मैंने पावर क्वेश्चन बैंक शेयर किया प्रीवियस में 23 की, वो ले। वी हैव नॉट चेंज्ड इट बिकॉज वो कुछ बदला नहीं है, सब चीज़ें वैसी है, बस उसमें आप RTP ऐड कर दीजिएगा इस बार की अलग से देखने के लिए। दैट्स अबाउट इट। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट।